सो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था वीबीटी में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर अलाउड। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था व्हाट आर सिग्मा बॉन्ड्स, व्हाट आर पाई बॉन्ड्स, what type of overlapping is a head-on overlapping, and what type is a sideways overlapping, right? उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ओवरलैपिंग पॉसिबल है एंड कौन से पॉसिबल नहीं है। यहां तक आप लोगों ने रिवाइज किया क्या? रिवाइज किया है? रिवाइज किया है? ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। नाउ देखो हमने क्या डिस्कस किया कि जब आपके पास हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, जब आपके पास हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो इन दैट केस द सेम फेज कैन ओनली ओवरलैप। ओके, ऑपोजिट फेजेस जो है वो ओवरलैप नहीं कर सकते। इट हैज टू बी ये चीज देखो, यहाँ पे ऑपोजिट फेज है, ऐसा ओवरलैपिंग नहीं पॉसिबल है, बट यहाँ पे सेम फेज है तो ऐसा ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस हियर कि कौन सा एक्सिस के हिसाब से चल जाएगा। ओके, नाउ व्हाट दैट इफेक्टिवली मींस इज, सबसे पहले हम एक पॉइंट जो ध्यान रखेंगे दैट इज इन जनरल। अब आप नोट करते जाओ। In general, if nothing is given, we take z axis as molecular axis. ये चीज पहले आप नोट कर लो। In general, if nothing is given, we take z axis as molecular axis. Obviously आपको हो सकता है कुछ और एक्सिस दे दे, बट अगर आपको नहीं दे तो आप z axis ही अज्यूम करोगे। पहले आप ये पोर्शन लिख लो। लिख लिया? लिख लिया ना? अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि सपोज करो मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी सपोज करो ओवरलैप करना चाहते हैं। मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी वांट टू फॉर्म अ बॉन्ड एंड हेंस दे मस्ट ओवरलैप। तो अगर मैं एक्सिस कुछ इस तरह से लूं, ओके ध्यान दो आप सभी। नाउ मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी कुछ इस तरह से ओवरलैप करेंगे तो ये जो एक्सिस है ये जेड एक्सिस होगा। राइट, वी टेक जेड एक्सिस एज ई मॉलिक्यूलर एक्सिस जो कि दोनों मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखो ये आपका z एक्सिस होगा। लेट्स अज्यूम कि ये आपका x एक्सिस है एंड लेट्स अज्यूम कि ये आपका y एक्सिस है। ओके, मैंने ऐसा अजम्पशन ले लिया। हम एक्सिस तो कैसे भी ले सकते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो अब देखो ऐसे केस में अगर मैं a के s ऑर्बिटल्स एंड p ऑर्बिटल्स तीनों के तीनों बनाऊं, px py एंड pz, ठीक है, तो ध्यान से देखो इसका डायग्राम कैसे आएगा। लेट्स से दैट दिस इज माय एक्सिस, दिस इज x, दिस इज z एंड दिस इज y। ओके, एंड दिस इज वाई। तो मैं सबसे पहले देखो s ऑर्बिटल बना सकता हूँ। s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल हुआ, ठीक है, s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल हुआ यानी कि वो तो हर जगह सिमेट्रिक ही रहेगा। ऑलराइट, pz जो है, नाउ pz क्या होगा, वो अलोंग दी z एक्सिस होगा। यस और नो? देखो समझ में आ रहा है क्या? pz जो है वो अलोंग दी z एक्सिस होगा। उसके अलावा ऑब्वियसली आपका px जो है वो अलोंग दी x एक्सिस होगा। ओके, एंड py जो है वो अलोंग दी y एक्सिस होगा। ओके, आपको अभी देखो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आप पहले यहीं से समझ लो ना। एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पे b के साथ भी होगा, ठीक है। नाउ द एग्जैक्ट सेम थिंग वुड बी हैपनिंग हियर एज वेल कि ये आपका z एक्सिस हुआ, ये आपका x एक्सिस हुआ, ये आपका y एक्सिस हुआ। सो आपका s जो है वो स्फेरिकल होगा, z जो है वो अलोंग z एक्सिस, देन y, ओके, एंड देन x, सॉरी, एंड देन x एंड देन y। सो अब आप बताओ इसमें से सिग्मा बॉन्ड्स जो है, ध्यान दो, इसमें से सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो कौन कौन से फॉर्म करेंगे बताओ? वेरी गुड, सबसे पहले मेरा एस एस जो है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके अलावा पीपी में कौन सा वाला सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा? करेक्ट। सो हियर द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज मेरा पीजेड, पीजेड जो है वो मेरा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ओके। लेकिन मेरा पीएक्स, पीएक्स, ठीक है, एंड पी वाई, पी वाई ये क्या फॉर्म करेंगे बताओ? करेक्ट, ये मेरा फॉर्म करेंगे पाई बॉन्ड। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? ओके, दिस इज व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हियर। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, क्या आपका px एंड py कोई बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा क्या? करेक्ट, px एंड py तो कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि ये तो कोई ओवरलैप ही नहीं है। ओके, सिमिलरली क्या आपका px एंड pz कोई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है क्या?
करेक्ट, ये भी आपका प्रॉपर बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। ओके, सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, देखो अब आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैंने जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस लिया है, जेड एक्सिस को अगर मैंने मॉलिक्यूलर एक्सिस लिया है, तो मेरा सिग्मा बॉन्ड कैसे बन सकता है बताओ, एस एस, ओके, पीजेड एंड पीजेड, एंड उसके अलावा एस एंड पीजेड, ओके, क्योंकि एस तो पी के साथ भी ओवरलैप कर सकता है। मेरा पाई बॉन्ड क्या फॉर्म कर सकता है, ओनली पी एक्स एंड पी एक्स, ठीक है, और पी वाई एंड पी वाई। आप कोई भी और ओवरलैप नहीं कर सकते, जैसे कि एस विथ पी एक्स नॉट पॉसिबल, एस विथ पी वाई नॉट पॉसिबल, एस सॉरी पी एक्स विथ पी जेड, ये सारे भी आपके नॉट पॉसिबल है, ठीक है, ये आप नोट कर लो। पी एक्स एंड पी एक्स का हेड ऑन ओवरलैप कैसे आएगा, देखो पी एक्स तो इस डायरेक्शन में है, सेम चीज पी एक्स भी इस डायरेक्शन में, तो हेड ऑन ओवरलैप कैसे आएगा, क्लियर, ये चीज आप नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया सभी ने, नोट कर लो। सभी ने नोट कर लिया, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको नोट नहीं किया, कॉपी करो फटाफट। अब देखो यहाँ पर तो आपको z एक्सिस दिया हुआ है एज मॉलिक्यूलर एक्सिस, लेकिन अगर आपको यहीं पे फॉर एग्जांपल x एक्सिस अगर आपको मॉलिक्यूलर एक्सिस दे दिया जाए, ओके, नाउ इन दैट केस आप मुझे बताओ सिग्मा बॉन्ड्स क्या क्या फॉर्म करेंगे। अगर सपोज करो योर x एक्सिस इज योर मॉलिक्यूलर एक्सिस और आल्सो कॉल्ड एज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इस केस में आपका SS करेक्ट, px करेक्ट, एंड s एंड px करेक्ट। अब देखो आपको पूरा समझ में आ गया, राइट, एंड पाई बॉन्ड क्या फॉर्म करेंगे बताओ, पाई बॉन्ड्स क्या फॉर्म करेंगे, या कौन से ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, करेक्ट, एक तो आपका पी वाई एंड पी वाई फॉर्म करेगा, एंड दूसरा आपका पी जेड एंड पी जेड फॉर्म करेगा। क्या ये आप सभी को क्लियर हुआ? ओके, अब चलो, अब अगर हमने ये दो एक्सेस कंप्लीट कर ही दिया है, तो आप वाई एक्सेस भी कंप्लीट कर दो, एक सेकंड में हो ही जाएगा। ओके, वाई एक्सेस एज इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, सेम थिंग, ये वाला भी आप खत्म कर दो। ओके, तो मेरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे क्या क्या बनाएगा, सेम चीज, सबसे पहले तो मेरा एस एस, ओके, उसके बाद मेरा आएगा पी वाई एंड पी वाई, ओके, एंड इसके अलावा मेरा आएगा एस एंड पी वाई, एंड मेरा पाई बॉन्ड क्या बनाएगा, वेरी सिंपली पी एक्स एंड पी एक्स, उसके अलावा पी जेड एंड पी जेड, सिंपल इनफ। कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कर लो। हो गया, कंप्लीट, आगे बढ़े। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, हम वीबीटी में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, हम वीबीटी में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रेडिक्टिंग शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, प्रेडिक्टिंग शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, let's take a very simple example, let's take a very simple example of H2S। ओके, हम H2S लेते हैं। नाउ H2S में ऑब्वियसली मेरा सेंट्रल एटम क्या होगा,
H2S में ऑब्वियसली मैं सेंट्रल एटम इज गोइंग टू बी सल्फर, राइट? तो अगर मैं सल्फर का आउटर मोस्ट शेल लिखूं तो मेरा सल्फर का आउटर मोस्ट शेल कैसा आएगा? 3s2 एंड 3p4 आएगा, ये सो नो? सो अगर मैं 3s2 3p4 बनाऊं तो 3s2 एंड 3p4 कुछ इस तरह से आएगा। ओके, ऑब्वियसली मैं हाइड्रोजन का भी बना सकता हूँ, इन केस ऑफ हाइड्रोजन इट इज वेरी सिंपल, इट इज 1s1। तो हाइड्रोजन का तो ये हुआ, ये सो नो? ये होगा, ठीक है। Now, what this means here is, ये अब देखो हम VBT को किस तरह से यूज करेंगे। VBT क्या बोलता है कि अगर मुझे एक बॉन्ड फॉर्म करना है, सो इन दैट केस अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स शुड ओवरलैप, ये सुनो, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे रैंडमली नाम दे देता हूँ, दिस इज लेट्स से px, दिस इज लेट्स से py एंड दिस इज लेट्स से pz। ओके, तो मेरे पास दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, यानी कि एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप करेगा? सल्फर के, करेक्ट। एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो है वो py के साथ ओवरलैप करेगा, एंड दूसरा हाइड्रोजन किसके साथ ओवरलैप करेगा? ऑब्वियसली pz के साथ ओवरलैप करेगा। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? ठीक है। ऑब्वियसली हियर आई एम इग्नोरिंग s एंड px बिकॉज दे आर एनीवेज फुली फिल्ड, एंड VBD क्या बोलता है कि आई नीड पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, राइट? अच्छा, मैं एक चीज कर देता हूँ, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ऑपोजिट स्पिन चाहिए, राइट? वी वांट ऑपोजिट स्पिन। नाउ देखो VBT में हमने एकदम स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन दोज ऑर्बिटल्स, ओके, which have electrons in the opposite spin and which have unpaired electrons, right? So यहाँ पे unpaired electrons किस में है? तो py pz में है, right? So मेरा एक हाइड्रोजन का s जो है वो py के साथ ओवरलैप करेगा, एंड दूसरा हाइड्रोजन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन किसके साथ ओवरलैप करेगा? pz के साथ ओवरलैप करेगा। तो देखो अगर मैं इसी चीज का डायग्राम बनाऊं, ओके, सो ये मेरा s ऑर्बिटल का न्यूक्लियस हुआ, लेट्स से दैट दिस इज माय एक्सिस, दिस इज z एंड दिस इज y, ऑब्वियसली ये वाला आपका x आ गया, ओके। सो z यानी कि pz मेरा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, एंड py किस तरह से होगा? py कुछ इस तरह से होगा, समझ में आया क्या? ओके, ये मैंने pz एंड ये मैंने py बनाया है। अब हाइड्रोजन का तो s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, यानी कि एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल एंड दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। देखो समझ में आया क्या? ठीक है, तो अगर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरा H2S का बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए बताओ? मेरा हाइड्रोजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए? करेक्ट, 90 डिग्री आना चाहिए, ओके। एंड एक्सपेरिमेंटली भी, ओके, सो थियोरेटिकली VBT मुझे क्या बोलता है कि अच्छा भाई यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री आना चाहिए, दिस इज थियोरेटिकल वैल्यू, थियोरेटिकल वैल्यू, ओके। एंड एक्सपेरिमेंटली भी इसका वैल्यू जो है वो आता है 92 डिग्रीज, ओके, व्हिच मींस दैट माय थ्योरी एंड माय प्रैक्टिकल, ओके, और माय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर क्लोज इनफ टू ईच अदर, ठीक है। ये पॉइंट आप पहले नोट कर लो। सो थियोरेटिकली वी एक्सपेक्ट इट टू बी 90 डिग्री, प्रैक्टिकली इट वाज फाउंड आउट टू बी 92 डिग्रीज, नोट कर लो। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आर मैचिंग, नोट कर लो। और अगर थ्योरेटिकल एंड अगर एक्सपेरिमेंट वैल्यू मैच कर रहा है, यानी कि मेरा थ्योरी क्या होगा बताओ? यानी कि मेरा थ्योरी करेक्ट होगा। कंप्लीट कर लो यहाँ तक। कंप्लीट हो गया यहाँ तक सभी का? ओके, देन दो मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करो, ओके। ट्राई फॉर NH3, ओके, एंड ट्राई फॉर H2O। एग्जैक्ट सेम चीज जो मैंने यहाँ पे लिखा है, हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे शेप प्रेडिक्ट करना है, ओके। शेप प्रेडिक्ट करने का मतलब क्या? बेसिकली आप बॉन्ड एंगल निकाल लो, ट्राई करो NH3 एंड H2O, एग्जैक्ट सेम मेथड। आप सेंट्रल एटम पहले आइडेंटिफाई करो, ओके, उसके ऑर्बिटल्स चेक करो, हाइड्रोजन का तो s ऑर्बिटल ही प्रेजेंट है, तो आप एक बार शेप ट्राई करो, ट्राई फॉर NH3 एंड H2O, टेल मी व्हाट शुड बी द बॉन्ड एंगल्स, ट्राई करो। Identify the central atom,
ओके फिर देखो कि हाइड्रोजन कौन कौन से ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, एंड जो भी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा उसके बाद बॉन्ड एंगल क्या आता है। पहले वाले में क्या आया, सेम 90 डिग्री ही आएगा। ओके दूसरे वाले में चेक करो। ग्रेटर देन 90। चलो चेक करो। अगर आप NH3 एंड H2O कर लो, फिनिश हो जाए, तो फिर आप CH4 एक बार ट्राई करो। NH3 H2O हो जाए तो फिर आप एक बार CH4 ट्राई करो। देखो चेक करते हैं, कुछ खास डिफिकल्ट तो है नहीं है। सो NH3 में मेरा नाइट्रोजन ऑब्वियसली सेंट्रल एटम होगा, एंड नाइट्रोजन इज 2s2 2p3। सो ये मेरा 2s2 हुआ और ये मेरा 2p3 हुआ, और हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली सेम चीज 1s1, तो इसको मैं खाली उल्टे स्पिन के साथ बना दे रहा हूँ, राइट। सो क्लियरली आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो है वो px py एंड pz के साथ ओवरलैप करेगा, राइट। यानी कि अगर मैं नाइट्रोजन को इस तरह से ड्रॉ करूं, लेट्स से दैट दिस इज व्हाटएवर, इसको हम चलो px ले लेते हैं, ओके, एंड दिस इज लेट्स से py एंड दिस इज लेट्स से pz। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एंड एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ऑब्वियसली इन तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना आएगा, राइट। सो इन तीनों के बीच में माय बॉन्ड एंगल्स, ऑल h n h बॉन्ड एंगल्स शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा नो। ओके H2O के केस में भी देखो सेम ही आएगा, क्योंकि H2O H2S सेम ग्रुप, राइट, H2 H2S सेम ग्रुप। सो यहाँ पर देखो सेम चीज, ऑक्सीजन इज बेसिकली 2s2 2p4, हाइड्रोजन इज सेम थिंग 1s1। तो ये तो देखो आपका इफेक्टिवली सेम ही आएगा। ओके एक इस तरफ, एक आपका आएगा इस तरफ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी मेरा बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री ही आना चाहिए। चेक करो। Okay. Now, again, theoretically we expect here कि it should be 90. Theoretically we expect here that it should be 90. लेकिन practically क्या पाया गया है कि practically in case of ammonia, practically in case of ammonia, the bond angle is not 90 degree. The bond angle is actually 107 degrees and 28 minutes. Okay. तो चलो 107 degrees अभी आप लिख लो. The bond angle was practically found out to be 107 degrees. In case of H2O, experimentally or practically, the bond angle was found to be 104 degrees and 104.5 degrees. Okay, so obviously यहाँ पर तो चलो ठीक है, आपका 90 का 92 था, this was close enough, but यहाँ पर तो there is a huge difference, yes or no? Okay, यहाँ पर तो there is a huge difference, यानी कि यहाँ पर मेरा थ्योरी जो है वो फेल कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर जो है मेरा थ्योरी फेल कर रहा है, यानी कि या तो VBT में कुछ कम है, यहाँ 109 जो है वो परफेक्ट टेट्राहेड्रल का होता है, आपका NH3 का थोड़ा सा कम आता है, राइट। नाउ एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। सो आपका, सो दिस वाज नॉट इन गुड अग्रीमेंट विद द थ्योरी, यानी कि या तो मुझे थ्योरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा या तो मुझे थ्योरी को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर तो एप्लीकेबल हो गया, बट यहाँ पर तो एप्लीकेबल नहीं हो पाया, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट CH4, आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो इन दोनों केस में क्या हुआ कि मेरा VBT जो है वो बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, राइट। सो ये दोनों आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एंड यहाँ तक लिख लिया क्या, विल कम टू दैट कि अच्छा ये बॉन्ड एंगल फिर एक्चुअल में इतना कैसे आया, बट यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, डन, ऑलराइट। सो लेट्स ट्राई CH4. CH4 is also a very important example. So CH4 के केस में देखो, CH4 के केस में देखो, कार्बन ऑब्वियसली मेरा सेंट्रल एटम होगा। नाउ कार्बन इज 2s2, okay, carbon is 2s2 and then 2p2,
यानी कि ये चीज जो है ये तो कुछ इस तरह से होगा। ओके, एंड ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो मेरा 1s1 ही है। ओके, ना अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वीबीटी मेरे स्टार्टिंग में क्या बोलता है कि ओनली दोज ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल्स है जिसके पास की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? करेक्ट, सिर्फ दो ही है, यानी कि कार्बन तो सिर्फ दो ही बॉन्ड्स फॉर्म करना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है CH4 है, एंड प्रैक्टिकली भी CH4 ही एग्जिस्ट करता है, CH2 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? So in this case, the first thing that happens is that carbon turns into an excited state. ठीक है, carbon turns into an excited state. ओके, एंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन 2s से लेके 2p पे भेजता है। ओके, टर्न्स इनटू एन एक्साइटेड स्टेट एंड सेंड्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2p टू सेंड्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s टू 2p। सो इन दिस केस अब देखो क्या हो गया, ये मेरा 2s हो गया एंड ये मेरा 2p हो गया। ठीक है, अब मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? अब बताओ मेरे पास कितने अनपेयर्ड? करेक्ट, अब मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि नाउ कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। क्या यहां तक पहले आप सभी को समझ में आया? यहां तक पहले आप सभी को समझ में आया, राइट ना? अब बताओ हाइड्रोजन जो है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अब बताओ हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के कौन कौन से ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेगा? करेक्ट, अब मेरा हाइड्रोजन जो है वो तो कार्बन के s, px, py एंड pz सबके साथ ओवरलैप करेगा। यानी कि मेरे पास अब यहाँ पे देखो CH4 में कौन कौन से ओवरलैपिंग दिख रहे हैं मुझे। ओके, ss, spx ये मेरा हाइड्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, ये मेरा कार्बन का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ। ओके, spy एंड spz। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड दी ऑड वन आउट, तो आप कौन सा बोलोगे? अगर आपको इन चार में पूछा जाए कि यहाँ पे ऑड वाला कौन सा है, तो आप कौन सा बोलोगे? ऑब्वियसली आप एस एस बोलोगे, राइट? बिकॉज एस पी एक्स, एस पी वाई एंड एस पी जेड वुड एग्जैक्टली बी द सेम, बट एस एस वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट। यस और नो? ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आउट ऑफ 4 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स शुड बी ऑफ द सेम टाइप, बट 1 बॉन्ड शुड बी ऑफ अ डिफरेंट टाइप। यस और नो? ओके, ये तीनों बॉन्ड जो है ये तो सेम टाइप के हो जाएंगे, सिर्फ ये एक बॉन्ड जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। देखो यहां तक समझ में आया क्या? ओके, उसके अलावा इन तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए बताओ? अगेन थियोरेटिकली इन तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? करेक्ट, पी एक्स पी वाई पी जेड के बीच में मेरा बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री आएगा। ठीक है, बट एस के केस में तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि एस तो कहीं से भी ओवरलैप कर सकता है, एस तो यहाँ से भी ओवरलैप कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, राइट? सो 3 बॉन्ड एंगल्स शुड बी फिक्स्ड। ओके, बट 1 बॉन्ड एंगल वी कैन नॉट फिक्स, क्योंकि एस एस तो स्पेरिकल है, आप कहीं से भी ओवरलैप करो हमेशा ही परफेक्टली सिमेट्रिक आएगा। ये सुनो, राइट? सो यहां पर देखो अब आपका कैसा डायग्राम बनना चाहिए। अगर मैं कार्बन का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करूं, लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल दैट दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अगेन मैंने रैंडमली यहाँ पे ले लिया। ओके, सो ये मेरा क्या होगा? ये पी एक्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये पी वाई होगा। उसके अलावा ये क्या होगा? सॉरी, ये क्या होगा? ये पी, सॉरी गंदा डायग्राम हो गया। लेट्स डू दिस वंस अगेन। सो सबसे पहले देखो कार्बन, अच्छा चलो मैं पहले एस ऑर्बिटल बनाता हूँ। ओके, ये मेरा एस ऑर्बिटल होगा, फिर आएगा पी एक्स। ओके, फिर आएगा मे बी लेट्स से पी वाई, एंड देन आपका जेड डायरेक्शन में आएगा पी जेड। देखो समझ में आएगा? ओके, ऑब्वियसली दिस डायग्राम इज नॉट द क्लीनेस्ट डायग्राम, बट आई स्टिल थिंक आपको समझ में तो आ जाएगा एटलीस्ट। ओके, चलो मैं इस पार्ट को, अब देखो हाइड्रोजन एक यहाँ पे कंबाइन करेगा, एक यहाँ पे कंबाइन करेगा, एक यहाँ पे कंबाइन करेगा, एंड लास्ट वाला जो है वो तो एस पे कंबाइन करेगा। बट एस पे तो वो एब्सोल्युटली कहीं पर भी कंबाइन कर सकता है। यस और नो? ओके, अगर देखो मैं इसी चीज को दो डायग्राम में ब्रेक करूं, अगर मैं इसी चीज को दो डायग्राम में ब्रेक करूं, तो कार्बन, ओके, एंड सेम चीज कार्बन, ये बेसिकली मैंने पी एक्स एंड पी वाई बना दिया है, ये मैंने एस एंड पी जेड बना दिया। ओके,
सो अब ये स्पेरिकल वाले में तो कहीं से भी ओवरलैप कर सकता है, यहां से कर सकता है, यहां से कर सकता है, यहां से कर सकता है। यस, आपको ड्रॉ करने की जरूरत है। यस, यू हैव टू ड्रॉ दिस। ओके, सो यहां से देखो मेरे पास क्या आता है कि थ्री सी एच बॉन्ड्स मस्ट बी सेम but one should be different। उसके अलावा 3 CH bond angles should be equal to 90 degree and one indeterminate, क्योंकि हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। ओके, कंप्लीट कर लो यहां तक पहले फटाफट। 3 CH bond angles should be equal to 90 degree and one should be indeterminate, यानी कि उसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। हो गया? Okay, but so this was all about theory, so this is the theoretical part। लेकिन practically क्या observed है? Okay, practically क्या observed है? Practically is observed that all CH bonds, ये चलो all 4 CH bonds are exactly equal, and all bond angles are equal to 109 degrees and 28 minutes। आप कई बार इसी चीज को ऐसे देखोगे एज 109.5 डिग्रीज। ओके, तो बस आप इस चीज को नोट कर लो। दिस इज द प्रॉपर वैल्यू, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। नोट कर लो। ओके, सो यहाँ पर भी बताओ मेरा थ्योरी और एक्सपेरिमेंट अग्री कर रहा है या डिसएग्री कर रहा है? ऑब्वियसली डिसएग्री कर रहा है, राइट? कंप्लीट कर लो यहाँ तक, व्हिच मींस दैट एट दिस पॉइंट वी हैव टू मॉडिफाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि ये चीज जो है मुझे काफी जगह करेक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा है। सो ऑब्वियसली वील हैव टू मॉडिफाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट वील कम टू दैट इन अ मिनट। यहाँ तक पहले आप फटाफट कंप्लीट कर लो। कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया? ओके, सो इसके आगे आप लिखो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। ऑब्वियसली अब तो हम समझ ही गए हैं कि वीबीटी काफी लिमिटेड सा ही था, इट कुड नॉट गिव अस एवरीथिंग। सो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, बताओ मेरा फर्स्ट लिमिटेशन फ्रॉम द एग्जांपल्स दैट वी हैव डन राइट नाउ, व्हाट वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ वीबीटी? करेक्ट, द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन इज इट इज नॉट accurate, it is not accurate in predicting the shape or bond angle. It is not accurate in predicting the shape or bond angles of a large number of molecules, Okay, the second limitation is it gives no information,
with regards to stability of the molecule, with regards to stability of the molecule. Okay. मोस्टली इसके यही दो डिसएडवांटेजेस है कि एक तो ये आपको शेप या एंगल जो है सही नहीं बताता है, दूसरा ये आपको स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है. ओके, दीज टू आर द मेजर लिमिटेशंस. लिख लिया? देखिए, now just write one more thing. जहां पे आपने सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड लिखा है, अच्छा कॉपी कर लो, कॉपी कर लो. डन. ऑलराइट. नाउ यहाँ पे जहां पर आपने सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड लिखा है, ओके, टर्न टू दैट पेज. जहां पर आपने सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड लिखा है, टर्न टू दैट पेज. यहाँ पे आप बस एक एडिशनल पॉइंट लिख लो. ये चीज मैंने आपको पहले नहीं बताया क्योंकि पहले आपने ये चीज नहीं पढ़ा था. सो अब आप इस चीज को लिख सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओके, इसका ऑर्डर क्या है, 2p is stronger than 2p2s is stronger than ss. ओके, कई बार आप इसको ऐसे पढ़ोगे as pp overlap stronger than ps overlap stronger than ss overlap. ओके, दिस इज जस्ट अ कॉमन थिंग जो कि आपको याद होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ. ओके, लेकिन नेक्स्ट चीज क्या है जो कि आपको याद रखना है, 2p2p overlap is stronger than 3p3p overlap, which is stronger than 4p4p, it is stronger than 5p5p. Okay, just something to keep in mind. ये चीज मैंने आपको पहले नहीं बताया था क्योंकि आपको पहले समझ में नहीं आता, बट अभी आपको समझ में चाहिए. बस आप नोट कर लो, लिख लो, क्योंकि ये आगे कहीं पे काम आता है. कंप्लीट हो गया? लिख लिया? इसके नीचे और कुछ नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़े? Alright, so continuing. So after VBT, the next theory that we discuss is your VSEPR theory. Okay, VSEPR theory क्या बोलता है? VSEPR theory is basically valence shell electron pair. पहले आप पूरा लिख लो. Valence shell electron pair repulsion. Valence shell electron pair repulsion. Yes, repulsion theory. पहले आप नोट कर लो. Shell, SHELL, valence shell. Electron pair, valence shell electron pair, PAIR.
हेडिंग लिख लिया, हेडिंग लिखने में लोगों का टाइम लग जाएगा। ओके, दिस इज अ वेरी ह्यूज हेडिंग, बट जितना बड़ा इसका नाम है उतने ही कम इसके पॉइंट्स हैं। ओके, सो फर्स्ट विल क्विकली राइट ऑल द पॉइंट्स, देन आई विल एक्सप्लेन कि इस पूरी चीज का मतलब क्या है। सो पहले आप इसके पॉइंट्स लिख लो। VSEPR states that VSEPR states that, okay, first point, the electron pairs, the electron pairs in valence shell, in valence shell repel each other, repel each other and try to occupy, and try to occupy as far away positions, as far away positions from each other, from each other as possible, to minimize, to minimize repulsion slash energy and maximize, and maximize stability. ये पार्ट आप याद करो, हमने डिस्कस किया था कि अगर एनर्जी मिनिमम होगा तभी जाके स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। नोट करते जाओ फटाफट, पहले आप नोट कर लो। यस यस यस, एनर्जी इज इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज रिपल्शन और एनर्जी एंड मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी। Second point, second point, the lone pairs and bond pairs, LP is lone pair, BP is bond pair. The lone pairs and bond pairs repel each other, repel each other, and the order of repulsion, the order of repulsion is lone pair, lone pair, more than lone pair, bond pair, more than bond pair, bond pair. Okay, पहले आप ये पूरा लिख लो. This is the most important contribution of VSEPR. Okay, यही सिंपल चीज है जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है VSEPR का. इसका मतलब क्या था ये हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप नोट करते हैं. हाँ, LP इज लोन पेयर. यस, सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन ही होगा. ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल रिपेल ईच अदर. लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, LP एंड, यहाँ पे लिख देता हूँ. करेक्ट, यहाँ पे आपको पता चलेगा बॉन्ड एंगल कुछ, बट यहाँ तक पहले आप नोट कर लिया क्या? Okay, so the third point is, the third point is a double bond, a double bond, okay, or a triple bond, or a triple bond acts as a super pair, acts as a super pair and causes greater repulsion, and causes greater repulsion than a usual bond pair, but less than a lone pair. A double bond or triple bond acts as a super pair, इसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा, and causes greater repulsion, causes
greater repulsion than a usual bond pair but less than, अभी आप नोट करते जाओ, but less than a lone pair, अभी आप नोट करते जाओ. देखिए, okay, last point, fourth point, the electron pairs arrange themselves with respect to the electron pairs arrange themselves in a spherical fashion, yeah, in a spherical manner as far away from each other as possible, bracket में, to minimize repulsion. पहले आप नोट कर लो. नोट कर लिया. Alright. Now इन सब का मतलब क्या है? Okay, so we'll discuss all of the reasons one by one. But देखो overall इन सब का मतलब क्या है? लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? Alright. Now overall देखो इन सब का मतलब क्या है? Let's start with an example. Okay, let's take for example BeCl2. Okay, let's take for example BeCl2. Obviously यहाँ पे मेरा central atom क्या होगा बताओ? यहाँ पे मेरा central atom बेरिलियम होगा. Okay, अब हम VBT में नहीं है. Alright, now we are no longer in VBT, so we don't have to worry about unpaired electrons and paired electrons. Okay, हमें अभी उस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. We have discarded VBT या VBT को हमने हटा दिया. Now we are discussing about VSEPR theory. Right? Now बेरिलियम के पास outermost में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? Paired और unpaired doesn't matter. Outermost में कितने हैं? करेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स है. नाउ क्लोरीन से इन टोटल उसको एडिशनल कितने मिलेंगे? दोनों क्लोरीन मिला के एडिशनल उसको 2 और मिलेंगे. नाउ बेरिलियम हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल? करेक्ट. नाउ बेरिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. क्या ये पहले आप सभी को समझ में आया? राइट, बेरिलियम के पास खुद के 2, उसको क्लोरीन से मिले 2 और. So right now after bond formation has taken place, beryllium has 4 electrons in its outermost shell. Now अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो कितने पेयर्स होंगे बताओ? कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे? नेचुरली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे. ठीक है, तो अब देखो मेरा एंटायर VSEPR थ्योरी क्या कहता है, विच इज योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ओके, वैलेंस शेल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एंड उसमें कितना रिपल्शन है. ओके, नाउ एज सिंपल एज दैट. राइट नाउ इन द वैलेंस शेल ऑफ बेरिलियम आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ठीक है, तो चलो ये मैंने बेरिलियम यहां बनाया और ये मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर बनाया. ओके, नाउ अब मुझे दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरह से बनाना है या इस तरह से ड्रॉ करना है कि वो पहले वाले से एज फार अवे एज पॉसिबल हो. ओके, तो नेचुरली मेरा दूसरा पेयर कहां पे आना चाहिए बताओ? करेक्ट, नेचुरली मेरा दूसरा पेयर जो है वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट में आना चाहिए एट एन एंगल ऑफ, बताओ, एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज. राइट, सो ये मेरा पहला इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ एंड ये मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ. एंड ओनली व्हेन दीस टू आर एट एन 180 डिग्रीज आर दीस टू एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल. यस और नो?
Okay, now the difference between lone pair and bond pair, the difference between lone pair and bond pair is bond pair is part of a bond whereas lone pair does not participate in bonding. तो यहाँ पे बेरिलियम के पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है? ऑब्वियसली बॉन्ड पेयर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा BeCl2 का एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा आना चाहिए? BeCl एंड BeCl एज पर VACPR थ्योरी, ये सुनो। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं आपको बॉन्ड एंगल पूछूं तो बॉन्ड एंगल क्या आएगा बताओ? Bond angle will be correct. Bond angle would be 180 degrees, and this is what is expected from theory. Okay, and this is also my practical result. Okay, मेरा theory and practical अगर match कर रहा है, which means that again my theory is correct. Yes or no? Okay, यहाँ पे मेरा theoretical value and practical value जो है वो match कर रहा है, यानी कि मेरा VACPR theory so far is correct. Alright, let's take another example. Let's take BCl3. Let's take BCl3. अब ये वाला आप खुद से ट्राई करो. Okay, tell me what should be the bond angles and all that. यहाँ पे बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बोरॉन के पास, सिर्फ बोरॉन एटम के पास कितने होते हैं? करेक्ट, 3 होते हैं. क्लोरीन से मिला के उसको एडिशनल कितने मिले? क्लोरीन से एडिशनल उसको 3 और मिले. In total, how many electrons does it have right now in its valence shell after bond formation? Correct, it has 6 electrons in total. Or how many electron pairs? Correct, it will have 3 electron pairs. Now तीनों के तीनों electron pair जो है वो in this case lone pair होंगे या bond pair होंगे बताओ? Correct, in this case all 3 electron pairs are 3 bond pairs. Yes or no? So अब देखो, चलो मैं पहला point बना लेता हूँ. Okay, this is boron. This is the first bond pair. Okay, अब मुझे बाकी दो बॉन्ड पेयर को भी इस तरह से बनाना है कि तीनों में रिपल्शन मिनिमम हो. ओके, तो बताओ मुझे किस तरह से बनाना चाहिए? हाउ वुड यू अरेंज 3 पॉइंट्स इन स्पेस एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल? ऑब्वियसली उस केस में मैं इसको 120 पे बनाऊंगा. ओके, इन केस एनीबडी इज थिंकिंग, ओके, इन केस अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं इसको ऐसे कर दूं और इसको ऐसे कर दूं, तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या होगा. ये तो 180 पे है बट ये तो 90 हो गया. ओके, आई हैव टू बैलेंस ऑल 3. तो टू बैलेंस ऑल 3 मेरा ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल क्या आना चाहिए? 120 आना चाहिए. ठीक है, सो दिस गिव्स मी द स्ट्रक्चर ऑफ BCl3 एज समथिंग लाइक दिस. यस और नो? और यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने आ रहे हैं? 120 आ रहे हैं. So theoretically my bond angle should be 120 degree. Okay, and practically also the same value is observed. Okay, practically भी आपका 120 degree ही observe होता है. यानी कि again so far my theory is going very good. नोट कर लो यहाँ तक. Yes, ये सारे के सारे सेम प्लेन में ही है. Here boron, chlorine and fluorine are all on the same plane. आपको CBSE में ये चीज करवा दिया गया है क्या? लग रहा है आपको CBSE में करवा दिया गया. CBSE क्लास में नहीं करवाया? अच्छा, तो आपने पहले से वीडियोस वगैरह देखे क्या? चलो गुड. एनीवेज, यहाँ तक कंप्लीट हुआ सभी का. BCl3 तक सभी ने कंप्लीट कर लिया, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज CH4. अब देखो आप समझ गए हो. द नेक्स्ट इज CH4. नाउ CH4 के केस में ऑब्वियसली कार्बन के पास है आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसको एडिशनल मिले और 4 इलेक्ट्रॉन्स. इन टोटल इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स. या फिर अगर मैं पेयर्स में कंसिडर करूं तो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे and all of the 4 electron pairs would be 4 bond pairs. Yes or no? Okay, देखो यहाँ तक समझ में आया क्या? ओके, नाउ यहाँ पे काफी लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पे लोग हमेशा सबसे पहले क्या बोलते हैं कि अच्छा ऑल ऑफ दी एंगल्स शुड बी 90 डिग्री. ओके, बट यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ पे 2 डायमेंशन में सोच रहे हो. जब आप ये 90 डिग्री बना रहे हो तो दैट इज 2 डायमेंशनल. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन 3 डायमेंशनल. ओके, हमें ये चीज 3 डायमेंशन में सोचना है.
तो 3 डायमेंशन यानी कि देखो आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है, विच इज वाई जो आपका लास्ट पॉइंट था कि ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड इन अ स्फीयर। ओके, तो फर्स्ट को आप यहां रखते हो, ठीक है, सेकंड को यहाँ पे, थर्ड को यहाँ पे एंड फोर्थ को यहाँ पे। ओके, सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ स्फीयर, दिस इज कॉल्ड एज अ टेट्राहेड्रल। ओके, इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा डिटेल में और आगे देखेंगे, बट अभी के लिए आप ये नोट कर लो, this is a tetrahedral structure, correct, like a tripod stand, very good. Okay, somebody just mentioned like a tripod stand, that is absolutely correct. Okay, क्या होता है यहाँ पे देखो, 3 इस तरह से एंड एक आपका इस तरह से। Okay, so exactly like this. So tetrahedral structure देखो कुछ आपका इस तरह से होता है। Okay, and here all of the bond angles, here all of the bond angles are 109 degrees and 28 minutes. Okay, ये चीज आपका थियोरेटिकली भी आ रहा है, ओके, एंड प्रैक्टिकली भी आ रहा है। अब आप याद करो जब हमने वीबीडी किया था, वहां पे हमने लिखा था कि CH4 का प्रैक्टिकली बॉन्ड एंगल वाज 109 एंड VSEPR थ्योरी जो है मुझे यही चीज दे रहा है 109। ओके, व्हिच मींस दैट माय VSEPR थ्योरी इज गोइंग राइट। इज दैट क्लियर? ओके, इसके अलावा अगर किसी और को भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर परफेक्टली समझ में नहीं आया है तो यू कैन इमेजिन अ पिरामिड, राइट? आप एक पिरामिड तो इमेजिन कर सकते हो। एक पिरामिड किस तरह से होता है? एक पिरामिड कुछ इस तरह से होता है, ये सुनो, ठीक है। आप एक पिरामिड को तो किसी भी फेस पे रखो, किसी भी फेस पे रखो का मतलब क्या है, अभी इसका बेस ये है, ओके, बट आप चाहे तो इसको भी बेस बना सकते हो, चाहे तो आप इसको भी बेस बना सकते हो एंड इसके पीछे जो फेस है उसको भी बेस बना सकते हो, ये सुनो, ओके। सो एक पिरामिड जो है वो बेसिकली आपका टेट्राहेड्रल शेप होता है। ओके, ध्यान दो, एक पिरामिड जो है वो आपका टेट्राहेड्रल शेप होता है, कार्बन इन द मिडल होता है। ओके, कार्बन इज इन द मिडल, इनसाइड मिडल, एंड ये चारों वर्टिसेस जो है वो आपके हाइड्रोजन होते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज अ कंप्लीटली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? ओके, एक पिरामिड जो है वो तो कंप्लीटली सिमेट्रिक होगा, सिमिलरली एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो भी आपका कंप्लीटली सिमेट्रिक होता है। नोट कर लो आप इस चीज को। बॉन्ड एंगल सभी तो लिखा ना, 109 डिग्री 28 मिनट्स। नोट कर लिया, आगे बढ़े। राइट, आगे बढ़ते हैं फिर ना। सो यहाँ पे खत्म होता है आपका VSEPR थ्योरी। Here VSEPR theory ends. The next part that we're going to discuss, VSEPR theory खत्म, okay? The next part that we're going to discuss is hybridization. The next theory is hybridization and this is by far one of the most important theories जो कि आप हर जगह use करोगे, okay? This concept we will continue to use in every chapter after this, okay? Almost every chapter after this. आप चाहे S block कर रहे हो, P block कर रहे हो, D and F कर रहे हो, या मे बी आप coordination compounds कर रहे हो, या even आप organic कर रहे हो, okay? Hybridization is a very 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 important concept and also a very simple concept. कुछ ऐसे बहुत ज्यादा खास है नहीं इसमें। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ऑलराइट, सो हाइब्रिडाइजेशन के लिए वी हैव टू राइट सम पॉइंट्स, ओके। द फर्स्ट पॉइंट इज हाइब्रिडाइजेशन। मैं इसको शॉर्ट में हर जगह HBD लिखूंगा, ओके, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग वर्ड एंड आई डोंट वांट टू राइट इट अगेन अगेन। मैं इसको शॉर्ट में HBD लिखूंगा, आपको शॉर्ट में लिखना लिखो, आपको फुल लिखना लिखो, एंटायरली अप टू यू, राइट? सो hybridization is a purely mathematical concept, is a purely mathematical concept, and it does not
it doesn't take place practically, and it doesn't take place practically. Okay, in this atomic orbitals, AO is atomic orbitals mix to form, in this atomic orbitals having similar energies, mixed together to form HO. HO is hybrid orbitals. मैं यहाँ पे काफी चीज शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बस आप इस चीज को ध्यान में रखो. In this, atomic orbitals having similar energies mixed together to form HO, or hybrid orbitals having exactly the same energy, this is also called as degenerate. Third point, the number of hybrid orbitals forming is equal to the number of atomic orbitals. The number of hybrid orbitals forming is equal to the number of atomic orbitals participating in hybridization. नोट कर लिया? नोट करते रहो. Hybrid orbitals form stronger bonds than atomic orbitals. नोट करते रहो. Number of hybrid orbitals required is given by steric number. Steric number क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे. डोंट वरी. Number of hybrid orbitals required is given by steric number. क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. 6 point, the hybrid orbitals are oriented such that the repulsion between them is minimized. अब नेक्स्ट वाला जो है वो पॉइंट तो नहीं है, बट बस वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. नेक्स्ट वाला इज नॉट अ पॉइंट इन दिस, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. generally we only take into
count hybridization, एक second, the repulsion between them is minimized. Generally, we only take into account hybridization of central atom. Repulsion के बाद between, such that the repulsion between them is minimized. Generally, we take into account hybridization of central atom. नोट कर लिया? Okay. Again, we'll understand all of the points in a minute. ये सारे पॉइंट्स देखो हम अभी समझेंगे. इसके पहले देखो हम हाइब्रिडाइजेशन में ही कंटिन्यू कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर स्टेरिक नंबर और हाउ डू वी फाइंड आउट स्टेरिक नंबर? ओके, नाउ अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मूले हैं, राइट? बट आपको वो सब फालतू फॉर्मूला नहीं करना है. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू लुक हियर टू कैलकुलेट व्हाट इज द स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू, वेरी सिंपल, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स मैंने दिया है, पाई बॉन्ड्स यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है. स्टेरिक नंबर इज फाउंड आउट बाय यूजिंग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स. ओके, लिख लो पहले आप इस चीज को, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स. अभी देखो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे. एंड स्टेरिक नंबर जो है वो आप हमेशा सेंट्रल एटम का ही निकालते हो. ओके, इन ऑल ऑफ आवर केसेस वी विल ओनली कंसिडर for the central atom. स्टार्ट करें. प्लस लोन पेयर्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स. यस, स्टार्ट करें. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद सम सिंपल एग्जांपल्स. अभी हम सिर्फ स्टेरिक नंबर निकाल रहे, ठीक है? अभी हम हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है क्या नहीं होता है डजंट मैटर. अभी हम सिर्फ स्टेरिक नंबर निकाल रहे हैं. स्टेरिक नंबर इज गिवन बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर. आप स्टेरिक नंबर समझ जाओ, बाकी सब कुछ जो है काफी इजी हो जाएगा. राइट, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल H2O. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल H2O. ऑब्वियसली H2O में मेरा सेंट्रल एटम कौन सा है? करेक्ट, H2O में मेरा सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन. नाउ आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है. ऑक्सीजन मेरा सेंट्रल एटम है एंड ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? करेक्ट, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन्स. राइट, नाउ इन दिस केस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर आउट ऑफ दोज 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन? करेक्ट, उन 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं यूज कर लूंगा फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? करेक्ट, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग व्हिच विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है, सो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो कितने पेयर्स हुए बताओ? करेक्ट, तो मेरे पास 2 लोन पेयर हुए. क्या पहले यहां तक समझ में आया सभी को? क्या पहले यहां तक सभी को समझ में आया? राइट, सो मेरे पास ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स आएंगे. पहले हम इस चीज को साइड करते हैं. अब देखो ऑब्वियसली मेरा ऑक्सीजन जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा. राइट, इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो मेरा ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ एंड इस हाइड्रोजन के साथ. सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स डू आई हैव? करेक्ट, आई हैव 2 सिग्मा बॉन्ड्स. एंड जस्ट हमने थोड़ी देर पहले लोन पेयर निकाला था, कितने लोन पेयर थे मेरे पास? करेक्ट, 2 लोन पेयर थे. सो अब बताओ यहाँ पे मेरा स्टेरिक नंबर कितना आ गया? स्टेरिक नंबर विल बी 2 + 2 दैट इज 4. समझ में आया सभी को? ओके, लेट्स लुक एट द मेथड वंस अगेन. मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सेंट्रल एटम निकाला. ओके, फिर सेंट्रल एटम से मैंने ये देखा, अच्छा इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ओके, इसके पास आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन. फिर मैंने ये देखा, अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो कितने नॉन पार्टिसिपेटिंग है? ओके, तो वो कितने आ जाएंगे? वो 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि नॉन पार्टिसिपेटिंग है. या फिर मेरे पास लोन पेयर कितने होंगे? 2 लोन पेयर होंगे. ओके, 2 लोन पेयर हो गए. फिर उसके बाद सिग्मा बॉन्ड्स निकालना तो सिंपल ही है. समझ में आया सभी को?
ओके, विल टेक वन मोर एग्जांपल. आप ये पार्ट पहले पूरा कॉपी कर लो. In this particular case, the more you practice, the faster you will be able to solve. इसमें ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बट आप इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप फटाफट इसको सॉल्व कर पाओगे. कंप्लीट हो गया ये वाला. ओके, कंप्लीट हो गया सभी का. लेट्स लुक एट अनदर केस. Now let's look at maybe CH4. Okay, now आराम आराम से, अगेन कोई जल्दी नहीं है, बताते जाओ. कार्बन के पास आउटर मोस्ट में, कार्बन एटम के पास आउटर मोस्ट में, करेक्ट, 4 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ 4 इलेक्ट्रॉन्स में से कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए चले जाएंगे? 4 के 4 चले जाएंगे. हाउ मेनी आर रिमेनिंग? करेक्ट, 0. और अगर 0 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो लोन पेयर्स भी कितने होंगे? करेक्ट, नेचुरली मेरे पास लोन पेयर्स भी 0 हो जाएंगे, राइट. एंड मेरे पास यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे. करेक्ट, clearly I can see that in this case my number of lone pair will be equal to 0 and my number of sigma bonds will be equal to 4. So यहाँ पे अब मेरा steric number कितना आ गया? Steric number आ जाएगा sigma plus lone pair, that gives me 4. समझ में आया क्या? Let's take one more. Let's take maybe BCl3. अब ये वाला आप करो. Okay, ये वाला आप करो. Tell me what is the number of sigma bonds, what is the number of lone pairs, and finally what is my steric number. ये वाला आप खुद से ट्राई करो. यहाँ पे ऑब्वियसली आपका सेंट्रल एटम क्या होगा? BCl3 में सेंट्रल एटम क्या होगा? ऑब्वियसली बोरॉन होगा. ट्राई करो ये वाला, बताओ. टेल मी व्हाट इज द सिग्मा, लोन पेयर एंड स्टेरिक नंबर. करेक्ट ना. देखो, दिस इज वेरी सिंपल. अगेन, बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने चले गए? 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो कितने बचे? 0. यानी कि मेरे पास 0 लोन पेयर हुए. ऑलराइट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स मुझे क्लियरली दिख रहा है. यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होंगे 3. तो स्टेरिक नंबर which is sigma plus lone pair, that is a total of 3. Is this clear to everyone? Alright, let's take one more example. Let's take maybe, अच्छा चलो अब आप ये सारे ट्राई करते जाओ. Let's try PCl5, SF6, SO2. SO2 का मैं आपको डायग्राम दे देता हूँ just for your understanding. Okay, ये तीनों आप ट्राई करो. करेक्ट, आप एक बार ट्राई करो, तभी मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है. ट्राई करो ये वाला. एंड वन मोर, ट्राई CO2. CO2 का भी मैं आपको डायग्राम दे देता हूँ. ट्राई करो. हो गया सभी का? देखो, मैं एक बार आंसर लिखता हूँ. ऑफ कोर्स विल देन ट्राई. सो दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 3 एंड दिस इज 2. देखो एक बार चेक करो. ठीक है, अगर आपका यही आंसर नहीं आया है, सो टेक दिस एज योर होमवर्क. अगर आपके ऑल करेक्ट आया तब तो वेल एंड गुड, तब तो आप कॉन्सेप्ट पूरा समझ ही गए. बट अगर आपका एग्जैक्ट यही आंसर नहीं आया,
then take this as your homework and we will discuss or we will start right from here in the next class. ठीक है, चलो आपको अगर नहीं समझ में then of course we'll discuss in next class. बाकी ये concept तो मैंने आपको बताई है. ठीक है, चलो that's it for today. We'll continue right from here next class. Thank you class.